वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9 साइंस की न्यू बुक है एक्सप्लोरेशन। इसका चैप्टर नंबर 2 है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। आपको ये कुछ 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनमें आपको डिफरेंस बताना है। ठीक है, एक एक करके करेंगे। तो पहला डिफरेंस पूछ रहा है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में परमिएबिलिटी के फॉर्म में पूछ रहा है। तो देखो इसका आंसर मैंने आपको कैसे दिया है। जो सेल मेम्ब्रेन है ये समझ लो आपके घर का गेट है और जो सेल वॉल है वो किसी पब्लिक पार्क का गेट है। आपका जो घर का गेट है वो अलाउ करता है केवल उन लोगों को, भाई आपके घर में केवल वो ही लोग तो आ सकते हैं जो आपके जान पहचान के या कोई भी सड़क से उठ के आएगा और आपके यहाँ जाएगा। लेकिन जो पार्क होता है, पब्लिक पार्क होता है, उसमें कोई भी चला जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन में आप क्या लिख देंगे, बस एक तरफ हेडिंग डालेंगे सेल मेम्ब्रेन, एक तरफ लिखेंगे सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। इसका मतलब यह है अलाउज ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस टू पास थ्रू, मतलब कुछ सर्टेन सब्सटेंसेस ही हैं बस उनको ही अंदर आने देती है। लेकिन जो सेल वॉल होती है वो फुली परमिएबल होती है, मतलब अलाउज ऑल सब्सटेंसेस टू पास थ्रू, कोई भी सब्सटेंस उसमें पास हो सकता है। बस दूसरा पूछ रहा है डिफरेंस आरईआर और एसईआर, इन दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस बताओ। इसकी फुल फॉर्म होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो डिफरेंस क्या है, जो रफ होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स लगे रहते हैं इस तरह से डॉट 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 डॉट, और इनकी वजह से वो रफ यानी खुरदरा सा हो जाता है। देख रहे हो यहाँ पे ये डॉट डॉट लगे हुए हैं और यहाँ पे वो डॉट डॉट नहीं है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, बस एक तरफ लिखेंगे आरईआर और एक तरफ लिखेंगे एसईआर। इसमें लिख देंगे हैज राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस, इसकी सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं, ये जो डॉट डॉट की फॉर्म में दिख रहे हैं। डज नॉट हैव राइबोसोम्स। मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में डिफरेंस पूछ रहा है पिगमेंट की फॉर्म में। तो क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है, इसी की वजह से जो लीफ है उसका कलर ग्रीन होता है। लेकिन जो क्रोमोप्लास्ट है उसमें जो ग्रीन पिगमेंट है वो नहीं होता, लेकिन जो येलो और ऑरेंज पिगमेंट है वो प्रेजेंट रहता है। तो एक तरफ आप लिख देंगे क्लोरोप्लास्ट, एक तरफ लिख देंगे क्रोमोप्लास्ट। इसमें लिख देंगे कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट, इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है। क्रोमोप्लास्ट में लिखेंगे लैक्स ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट तो नहीं होता बट कंटेन्स ऑरेंज एंड येलो पिगमेंट, लेकिन ऑरेंज और येलो पिगमेंट होता है। अब जो ये वाला जो क्वेश्चन है ऐसा लगेगा कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत छोटा है। टू सिमिलर एनिमल सेल्स आर प्लेस्ड इनटू टू डिफरेंट सॉल्यूशन। यहां देखो एनिमल सेल है, ठीक है, उनको रख दिया हमने दो अलग अलग सॉल्यूशन में। सेल एक्स इज प्लेस्ड इन प्योर वाटर, इसके अंदर तो केवल पानी भरा हुआ है, और दूसरे को रखा हुआ है हमने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब पानी के अंदर बहुत ज्यादा नमक घुला हुआ है। सेल्स आर ऑब्जर्व्ड आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम बाद हम दोनों सेल्स को ऑब्जर्व करेंगे, क्या होगा। सेल एक्स स्वेल्स एंड सेल वाई श्रिंक्स। जो सेल एक्स थी जिसमें केवल पानी भरा हुआ था जिस बीकर में, वो तो फूल जाती है, और जो सेल वाई है जो दूसरे वाले जिसमें सॉल्ट सॉल्यूशन था वो श्रिंक, पतली हो जाती है। विच स्टेटमेंट प्रोवाइड्स द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द अबव ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले मैंने आपको इमेज के थ्रू समझाया है, जब हमने एनिमल सेल को पानी से भरे हुए सिंपल प्योर वाटर में डाला तो पानी उसके अंदर चला गया जिसकी वजह से वो फूल गई, और जब हमने उसको सॉल्ट वाले सॉल्यूशन में डाला तो पानी उसमें से क्या आ गया, देखो यहां से बाहर निकल गया जिसकी वजह से वो श्रिंक हो गई। तो इसमें से बस आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। राइट ऑप्शन है थर्ड, वाटर मूव्ड इनटू सेल एक्स, पानी चला गया सेल एक्स के अंदर क्योंकि वो सिंपल पानी था, एंड मूव्ड आउट ऑफ सेल वाई, और जो दूसरी सेल थी उसके अंदर से पानी बाहर निकल गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट सॉल्यूशन था। बस आपको ये टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे, लुक एट द डायग्राम ऑफ सेल, आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल। ये जो सेल का डायग्राम दिखा रखा है ए बी सी डी ई एफ जी, आपको लेबलिंग करनी है। तो सबसे पहले तो हमने भैया इसकी लेबलिंग कर दी कि ये तो है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया, ये है हमारा न्यूक्लियस,
ये है आपका गोल्गी एपरेटस, डी में ये है आपका क्लोरोप्लास्ट, और ये है अंदर वाली जो है ये है सेल मेम्ब्रेन, ये जो बाहर वाली है ये है सेल वॉल, और ये है वैक्यूल। तो एक तो इसने कहा था लेबलिंग करने के लिए, लेबलिंग हमने कर दी। अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो चीज है इनके नाम बताओ। कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल, सेल की सारी एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस करता है। तो बस एक एक करके इन सब का भी हमने आंसर यहां पे लिख दिया है। तो आंसर देखेंगे, कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटीज, इसका आंसर है न्यूक्लियस। साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। स्टोरेज ऑर्गेनल दैट आल्सो प्रोवाइड रिजिडिटी, कौन प्रोवाइड करता है सेल को? वैक्यूल। सेपरेट्स द सेल कंटेंट्स फ्रॉम सराउंडिंग, से कौन अलग करता है? सेल मेम्ब्रेन। प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल रिजिडिटी, कौन प्रोवाइड करता है? सेल वॉल। पैक्स एंड स्टोर्स मटेरियल, कौन करता है पैकिंग का काम? गोल्गी एपरेटस। हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग फूड, यानी कि क्लोरोप्लास्ट। ये इसके आंसर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस ऑफ द पेयर्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल आर करेक्टली प्लेस्ड। आपको ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? प्रेजेंट इन प्लांट सेल में ल्यूकोप्लास्ट, ये कह रहा प्रेजेंट होता है, और ये कह रहा है एब्सेंट इन एनिमल, सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो यही वाली बात सही है। देखो आप यहाँ पे देखना चाहो तो देख सकते हो, ये मैंने आपके लिए सेल बनाई है, ठीक है। प्लांट सेल में देखो ल्यूकोप्लास्ट आपको कहीं नजर आ रहा है? हाँ सर, ये रहा, नजर आ गया, ये रहा, ये है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। अब आप ये देखो, ये कह रहा है एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, कहीं पे भी सेल वॉल दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। टू स्टूडेंट्स हैं, दो स्टूडेंट हैं, एक का नाम है रेनू और रोहित। ये रही रेनू और ये रहा रोहित। वर हैविंग अ डिस्कशन ऑन द प्लास्टिड, प्लास्टिड्स के बारे में बातचीत कर रहे थे। रेनू एम्फेसाइज दैट ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इवन रूट्स कंटेन प्लास्टिड। रेनू ने कहा कि प्लांट के हर पार्ट में प्लास्टिड्स होते हैं, चाहे वो रूट ही क्यों ना हो। However, Rohit did not agree with the statement and told her that plastids are absent from plant roots. लेकिन रोहित ने ये कहा, ठीक है प्लास्टिड होते हैं लेकिन रूट में नहीं होते, क्योंकि रूट जो है फोटोसिंथेसिस नहीं करती। अब आप में से पूछ रहा है कौन सही है, रेनू सही है या रोहित सही है? तो आंसर है रेनू सही है, क्योंकि प्लास्टिड रूट में भी होते हैं। तो आंसर बस एक लाइन का है, रेनू इज करेक्ट बिकॉज प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग रूट्स। रेनू सही है क्योंकि प्लांट्स के हर पार्ट में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो रूट्स ही क्यों ना हो। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर टू इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल इन प्लांट सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है और क्लोरोप्लास्ट भी होता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। डिस्कस हाउ दीज टू ऑर्गेनल्स आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर एंड डिफरेंट, यानी कि इन दोनों के बीच क्या क्या सिमिलैरिटी होती है और क्या क्या डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर में। अब देखो, सबसे पहले दोनों की इमेज देखो, डायग्राम में दोनों दिखाई दे रहे हैं, ये भी डबल मेंबर्ड है, डबल मेम्ब्रेन है, और ये भी डबल मेम्ब्रेन है। मजा आ गया। तो पहली सिमिलैरिटी तो आ गई भाई, बोथ आर डबल लेयर्ड, दोनों में ही डबल लेयर होता है। दूसरा देखो, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए और राइबोसोम्स है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डीएनए भी है, और यहां पे राइबोसोम्स है। मजा आ गया। तो दूसरी सिमिलैरिटी, बोथ हैव डीएनए एंड राइबोसोम्स। और तीसरी सिमिलरिटी ये है, बोथ आर साइट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि दोनों पर ही केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ये तो हो गई सिमिलरिटी। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसे लिख देंगे आप, प्रेजेंस फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो तो प्लांट सेल में भी मिलेगी और एनिमल सेल में भी मिलेगी, लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट है वो केवल प्लांट सेल में मिलेगा, फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स एंड सम एल्गी। इसका जो फंक्शन है सेल्यूलर रेस्पिरेशन का है, जो एनर्जी रिलीज करता है एटीपी की फॉर्म में। इसका जो फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करता है, जिससे प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। पिगमेंट की अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में कोई क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स कंटेन्स डीएनए। डीएनए किस किस में है, इनमें से कौन से पेयर ऐसा है जिसमें दोनों में डीएनए मिलता हो? पहले इमेज से समझो, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए मिलता है और न्यूक्लियस के अंदर भी डीएनए मिलता है। तो हमारा राइट आंसर हो गया भैया माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिसर्चर कैरिड आउट एन एक्सपेरिमेंट इन विच शी टुक 2 कैरेट्स ऑफ सिमिलर साइज। एक रिसर्चर है, उन्होंने 2 कैरेट यानी गाजर ली एक जैसी साइज की। शी प्लेस्ड 1 कैरेट इन प्लेन वाटर एंड अदर कैरेट इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन।
एक कैरेट को तो डाल दिया सिंपल पानी में डाल दिया और दूसरी कैरेट को डाल दिया सॉल्ट वाले सॉल्यूशन में, कॉन्सेंट्रेटेड में। आफ्टर 24 आवर्स शी रिकॉर्डेड हर ऑब्जर्वेशन। 24 घंटे बाद उन्होंने देखा, क्या देखा? अब देखो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट हाइपोथेसिस डज शी वांट टू टेस्ट थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो क्या देखना चाहती हैं? वो देखना चाहती हैं ऑस्मोसिस, यानी कि जो वाटर जो है वो इसमें एक्सपेरिमेंट नंबर ए में और बी में किस में अंदर जाएगा कैरेट से और किस में बाहर जाएगा। तो पहले का आंसर हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन है फर्स्ट, व्हाट हाइपोथेसिस डज शी वांट टू टेस्ट? द रिसर्चर वांट्स टू टेस्ट दैट वाटर मूव्स इन एंड आउट ऑफ प्लांट सेल्स थ्रू ऑस्मोसिस। वो एक कहीं ना कहीं ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस देखना चाहती है कि किस तरह से पानी अंदर या बाहर जाता है। दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा है What would you suggest for the improvement of this experiment? आपको इस एक्सपेरिमेंट को करना हो या उनको सजेस्ट करना हो कि और किस तरीके से ये बेहतर हो सकता है। नंबर 1, यूज कैरेट्स ऑफ एग्जैक्टली इक्वल साइज एंड मास। अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जो दोनों कैरेट हों वो एक ही साइज की हों और एक ही, मतलब ऐसा ना हो कि एक 1 किलो की है, एक 2 किलो की है। दूसरा, रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेवरल टाइम्स फॉर एक्यूरेट रिजल्ट्स। और इस रिजल्ट को, इस एक्सपेरिमेंट को कई बार करो जिससे एक प्रॉपर एक एवरेज आपके पास आ जाए। और इसी के अंदर थर्ड जो क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डज द कैरेट इन प्लेन वाटर स्टे स्टिफ एंड क्रंची। जो जिस कैरेट को पहले वाले उसमें रखा गया था जिसमें केवल प्लेन वाटर था, वो वाली तो स्टिफ भी रही, अच्छी भी लग रही है देखने में, क्रंची भी है, लेकिन दूसरी वाली रबरी और लिम्प क्यों हो गई? तो आंसर है वाटर एंटर्स द कैरेट सो द कैरेट रिमेन्स स्टिफ एंड क्रंची। क्योंकि जिसमें केवल पानी था उसमें ऑस्मोसिस की वजह से जो पानी है वो कैरेट के अंदर चला गया, जिसके अंदर जो कैरेट है वो और ज्यादा थोड़ा अच्छी लग रही है, स्टिफ मतलब थोड़ी रिजिड लग रही है, क्रंची भी लग रही है। लेकिन दूसरे वाले में क्या हुआ? दूसरी वाली जो है वो रबरी और लिम्प ऐसी खराब खराब सी क्यों लग रही है? क्योंकि उसको रखा गया था कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में, तो उसके अंदर का जो पानी था वो सब बाहर आ गया। आंसर लिखेंगे वाटर मूव्स आउट ऑफ द कैरेट विच मेक्स द कैरेट रबरी एंड लिम्प। जो दूसरा एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि उसके अंदर कैरेट को कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर रखा था जिससे वो पानी बाहर आ गया और जिसकी वजह से जो कैरेट है वो रबरी और लिम्प लग रही है। गाइस, वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो से वैल्यू मिल रही है तो यार एक लाइक जरूर कर देना। अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे ये पता चलेगा कि आपको नेक्स्ट जो चैप्टर आ रहा है मेरा, उसके भी इसी तरह के क्वेश्चन आंसर चाहिए या नहीं चाहिए। तो भाई मैं 3 तक काउंट करूंगा, दबा के लाइक कर देना, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। चिल्ड्रन क्लास 9th में आ गए हो, हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। जान के आपको खुशी होगी, इंग्लिश बाबा का जो नया चैनल है एमसीक्यू चैनल, उस पे 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू बना दिए हैं। इस तरह का लोगो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आज ही एमसीक्यू चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंडिकेट द प्रेजेंस और एब्सेंस। बस आपको यह बताना है कि बैक्टीरियल सेल में क्रोमोसोम प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ठीक है। एनिमल सेल में क्रोमोसोम प्रेजेंट है या एब्सेंट है, बस ये आपको लिखना है। ये मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया, देख लेना। क्रोमोसोम बैक्टीरियल सेल में अगर हम बात करें तो प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है। न्यूक्लियस बैक्टीरियल सेल में एब्सेंट होता है और एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में, ठीक है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स एब्सेंट है और एनिमल सेल में प्रेजेंट है। क्रोमोप्लास्ट एब्सेंट है बैक्टीरियल सेल में और एनिमल सेल में प्रेजेंट है। सॉरी, ये दोनों में ही एब्सेंट है, ठीक है, मैंने गलती से प्रेजेंट बोला था यहां पे। नेक्स्ट, कैरी आउट द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। अब आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है। टेक 4 पील्ड पोटैटो हाफ्स एंड स्कूप, यानी कि जैसे हमने पोटैटो लिया, पोटैटो को हमने हाफ कर लिया, हाफ करने के बाद उसमें बीच में हमने छेद कर लिया, इस तरह से डाल दिया, मतलब उसके अंदर थोड़ी ग्रूव बना दी, दिख रहा है जैसे यहां 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 यहां। One of these potato cups should be made from a boiled potato। सारे 4 हमने बीकर लिए हैं, 1 2 3 4, लेकिन जो एक है उसमें हमने जो पोटैटो रखा है वो बॉईल कर दिया है। प्लेस ईच ऑफ द पोटैटो कप्स इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर। सबको हमने पानी में डाल दिया, ए में भी पानी है, बी में भी, सी में भी और डी में भी। अब ये कह रहा है कि जिस
जब हमने ए में डाला है उसमें केवल पानी है और केवल वो आलू है, कुछ भी नहीं है। दूसरा है, दूसरे वाले बीकर में हमने 1 चम्मच चीनी डाल दी है यानी शुगर डाल दी है। तीसरे वाले बीकर में हमने 1 चम्मच किसकी डाल दी है, नमक डाल दी है। और चौथे वाले में जिसमें हमने बॉइल्ड पोटैटो रखा था उसके अंदर भी हमने चीनी डाल दी है। क्लियर है, एक एक चीज क्लियर है। पहला जो है उसके अंदर केवल आलू है, उसके अंदर ना शुगर है ना सॉल्ट है। लेकिन जो दूसरा वाला है इसमें शुगर डाली है, तीसरे वाले में सॉल्ट डाला है, फोर्थ वाला जो है बॉइल्ड है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ऑब्जर्व द फॉर पोटैटो कप्स एटलीस्ट फॉर 2 आवर्स के लिए हमें ऑब्जर्व करना है और आंसर करना है। एक्सप्लेन व्हाई वाटर गैदर्स इन द होलोड पोर्शन ऑफ कप बी एंड सी। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि जो वाटर है वो क्यों इकट्ठा होने लगता है कप बी में और सी में। जो बच्चा बिल्कुल थोड़ा सा भी ध्यान दे रहा है, कप बी में और सी में हमने क्या डाला था, एक में शुगर डाला था, एक में सॉल्ट डाला था, जिससे कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई थी और ऑस्मोसिस स्टार्ट हो गई थी इस वजह से। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, पहला क्वेश्चन था एक्सप्लेन व्हाई वाटर गैदर्स इन होलोड पोर्शन ऑफ कप बी एंड सी। बी में और सी में पानी क्यों आया, बी में और सी में पानी इसलिए आया, आंसर लिखेंगे वाटर गैदर्स इन होलोड पोर्शन ऑफ कप बी एंड सी बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस, क्योंकि इसमें शुगर डाल दिया था और इसमें सॉल्ट डाल दिया था ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ शुगर एंड सॉल्ट। अब इसी के अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाई इज कप ए नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो आलू है कटा हुआ ये जरूरी क्यों है। कप ए इज नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट टू शो द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, क्योंकि अगर आलू ही नहीं होगा, वो कप ए नहीं होगा, तो वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहां से होगी, क्योंकि ऑस्मोसिस के लिए जो वाटर इधर से उधर जाएगा परमिएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है, और वो हमने निकाली है किससे, इस आलू से, पोटैटो से। अब ये पूछ रहा है एक्सप्लेन व्हाई वाटर डज नॉट गैदर इन होलोड पोर्शन ऑफ कप ए एंड डी। ए में और डी में पानी क्यों नहीं आया भाई। अब आप कह सकते हो सर इसमें भी तो हमने शुगर डाला था, लेकिन याद करो इसमें जो पोटैटो था वो बॉइल्ड था। बॉइल्ड करते समय क्या हुआ, पोटैटो की जो सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। जब मेम्ब्रेन ही नहीं रही, जब वो छलनी ही नहीं रही, तो ऑस्मोसिस नहीं होगा। और इसमें इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो हर जगह बराबर थी, क्योंकि हमने ना तो शुगर डाला ना सॉल्ट डाला। तो आंसर में बस आप ये लिख देंगे, कप ए के बारे में लिखेंगे नो सॉल्यूट इज एडेड। देखो दोबारा से, कप ए में किसी भी तरह का कोई भी सॉल्यूट हमने नहीं डाला, ना सॉल्ट डाला ना शुगर डाली। नो सॉल्यूट इज एडेड देयरफॉर कंसंट्रेशन रिमेन सेम। जब कंसंट्रेशन इधर भी सेम है और इधर भी सेम है, तो ना तो वाटर इधर जाएगा और ना वाटर इधर जाएगा। कप डी में क्या है, व्हेन पोटैटो इज बॉइल्ड इट्स सेल मेम्ब्रेन इज डिस्ट्रॉयड, क्योंकि उसमें बॉइल्ड पोटैटो डाला था तो जिसकी सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय होगी। जब सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय होगी तो भाई ऑस्मोसिस होगी ही नहीं। आइडेंटिफाई द पेयर दैट इनकरेक्टली मैचेस, जो गलत, देखो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस से सही है, लाइसोसोम डाइजेशन ऑफ फॉरेन एजेंट से बिल्कुल सही है, लेकिन SER लिपिड एंड सेल्यूलोज सिंथेसिस ये गलत है। तो ये हमने बता दिया। What outcome do you expect if all mitochondria are removed from a eukaryotic cell? अगर भैया सेल से, यूकैरियोटिक सेल से माइटोकॉन्ड्रिया हटा दिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल, ATP जनरेट करता है। जब पावर ही नहीं होगी तो कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए पावर चाहिए। जब कोई एक्टिविटी नहीं होगी तो अल्टीमेटली सेल क्या कर जाएगी, डेड हो जाएगी। तो आंसर क्या लिखेंगे, 4 चीजें होंगी। जब नो ATP प्रोडक्शन, भाई जब उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं तो ATP प्रोड्यूस नहीं होगी। सेल एक्टिविटीज स्टॉप, जो भी सेल की एक्टिविटीज है वो रुक जाएंगी। जब सेल की एक्टिविटीज रुक जाएंगी तो अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाएगी और थोड़ा बहुत एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है। बस ये 4 पॉइंट लिख देना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, विच फिनोमेना इनहिबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स इन ह्यूमन बॉडी। इनहिबिट्स का मतलब होता है स्टॉप, यानी कि रोकना। कौन सी ऐसा प्रोसेस है जो ट्यूमर को बनने से रोकता है ह्यूमन बॉडी में। ट्यूमर यानी कि एक तरह से कैंसर। ट्यूमर क्या होता है, जब जरूरत से ज्यादा सेल बनने लग जाएं, जहां उतनी सेल की जरूरत नहीं है तो उसी को हम ट्यूमर बोल देते हैं, गांठ बोल देते हैं, कैंसर बोल देते हैं।
कैन प्लांट्स ऑल्सो डेवलप ट्यूमर, क्या कभी ये पॉसिबल है कि प्लांट्स में भी ट्यूमर हो जाए? एक्सप्लेन। तो देखो, विच फिनोमेना इनहिबिट्स, कौन सी ऐसी फिनोमेना है, एक फिनोमेना होती है, अभी मैं उसका नाम बताऊंगा। जैसे मान के चलो यहाँ पे एक सेल है और एक सेल यहाँ पे आ गई, तो वो देख लेती है कि अब यहां और सेल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। बस, पहले जो क्वेश्चन है उसका आंसर यही है, उसने फिनोमेना का नाम पूछा था, इनहिबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर इन द ह्यूमन बॉडी। इसकी वजह से जो है ट्यूमर नहीं बनता, यानी कि और ज्यादा सेल नहीं बनती, ये डिटेक्ट कर लेती है, एक तरह का सेंसर की तरह काम करती है कि यहाँ पे तो ऑलरेडी दूसरी सेल है, तो अब हमें और सेल बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये प्रोसेस रुक जाती है तो जरूरत से ज्यादा सेल वहां पे जिनकी जरूरत नहीं है वो अक्यूमुलेट होने लगती है, क्रिएट होने लगती है, जिसको हम ट्यूमर या कैंसर का नाम दे देते हैं। अब इसी बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। In normal animal cells, when cells come in contact with each other, they stop dividing। यहां पे देखो, जब सेल एक दूसरे के कांटेक्ट में आई, ठीक है, तो उन्होंने डिवाइड करना बंद कर दिया, यानी कि दो, पहले एक से दो, दो से चार, ये होना उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि अब वहां स्पेस ही नहीं है। दिस प्रिवेंट्स अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, जो कि एक अच्छी बात है, इसकी वजह से अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन नहीं होता एंड हेल्प मेंटेन प्रॉपर टिश्यू ग्रोथ, और टिश्यू की अच्छे से ग्रोथ होती है। तो यानी कि ये जो प्रोसेस है कांटेक्ट इनहिबिशन जरूरी है, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, जरूरत से ज्यादा सेल डिवाइड होगी, जरूरत से ज्यादा न्यू सेल्स बनेंगी और वो हमारे लिए खराब है, ट्यूमर है। अब ये पूछ रहा था क्या प्लांट्स में भी ऐसा पॉसिबल है? हाँ, प्लांट्स में भी कभी कभी ट्यूमर हो जाता है। देखो, जैसे यहाँ एक पहले ये इमेज देखो, ये ऐसे जा रहा था ये, ठीक है, और यहाँ पे अचानक से ये बड़ा सा ये, ठीक है, ये बीमारी है, कैसे? यस, प्लांट्स कैन ऑल्सो डेवलप ट्यूमर, प्लांट्स में भी ट्यूमर हो सकता है। इन प्लांट्स ट्यूमर्स आर यूजुअली कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, इन्फेक्शन हो सकता है इनको किसी बैक्टीरिया से, जिसको क्राउन गॉल डिसीज बोलते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करता है? दिस बैक्टीरियम ट्रांसफर्स पार्ट्स ऑफ इट्स डीएनए, बैक्टीरिया क्या करता है, अपने डीएनए का कुछ पार्ट ट्रांसफर कर देता है प्लांट में, कॉजिंग अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, जिससे बहुत ज्यादा सेल डिवीजन होने लगता है प्लांट में, एंड ट्यूमर लाइक ग्रोथ्स कॉल्ड क्राउन गॉल्स डेवलप हो जाने लगती है, इस तरह से क्राउन बन जाता है, जिसको ट्यूमर बोला जाता है। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ सेल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, ये कह रहा है जो सेल मेम्ब्रेन है सेल की, वो प्रोटीन एंड लिपिड से बनी होती है। विच सेल ऑर्गेनल्स हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बनने में कौन से सेल ऑर्गेनल हैं जो हेल्प करते हैं? तो सबसे पहले ये वाले तीन हैं। नंबर 1 राइबोसोम्स, एसईआर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और गोल्गी अपैरेटस, ये हेल्प करते हैं। अब इसने ये पूछा है, राइट द पाथ ऑफ दीज कंपाउंड्स फ्रॉम देयर साइट्स ऑफ सिंथेसिस टू सेल मेम्ब्रेन, पूरा इनका पाथ बताओ। तो पाथ हमने बता दिया, राइबोसोम्स का बता दिया, रफ ईआर, फिर गोल्गी अपैरेटस, सेल मेम्ब्रेन, स्मूथ ईआर का बता दिया, गोल्गी अपैरेटस और सेल मेम्ब्रेन। अब ये कह रहा है कि भैया इसको एक लेबल डायग्राम के थ्रू दिखा दो, तो हमने यहां पे दिखा दिया है एक लेबल डायग्राम, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लेना। अब इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ गैमीट्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोटिक डिवीजन, जो गैमीट्स हैं वो होते हैं मियोसिस के थ्रू, लेकिन अगर वो कह रहा है अगर माइटोटिक डिवीजन के थ्रू फॉर्म होने लग जाए तो क्या होगा? तो डबल क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा, जो कि सिंगल रहना चाहिए, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है वो भी खत्म हो जाएगी, और स्पीसीज फाइनली एक्सटिंक्ट यानी खत्म हो जाएगी। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। सेल वॉल इज एब्सेंट इन, सेल वॉल किस में एब्सेंट होती है? प्लांट सेल में एब्सेंट होती है या एनिमल सेल में एब्सेंट होती है? देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए या बी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।